नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं sonustudy.com07 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1786 का अधिनियम। तो इसे ब्रिटिश संसद ने 1786 का अधिनियम को ब्रिटिश संसद ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के लिए नियुक्त किया। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस को पता था कि जो पुराने गवर्नर जनरल हैं उन्होंने कुछ खास शक्तियां नहीं हैं और उस क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में या भारत में मैं जाकर कुछ खास परिवर्तन नहीं कर पाऊंगा। शायद अधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति कहलाना ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इस लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल बनने के लिए ब्रिटिश संसद को 2 शर्तें रखी कि अगर मेरी ये 2 शर्तें पूरी की जाती हैं तो मैं बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के लिए तैयार हूँ। पहली शर्त इसने रखी कि जो काउंसिल है, काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने एवं ना मानने का अधिकार। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि पहली शर्त है मेरी कि एक जो पुराने गवर्नर जनरल हुआ करते 1786 से पहले, उन गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए एक काउंसिल हुआ करती थी। ये काउंसिल कुछ लोगों का समूह है एक प्रकार का, और यह समूह निर्धारण करता था कि गवर्नर जनरल को क्या कार्य करने हैं। जैसे कि काउंसिल ने कहा कि गवर्नर जनरल जी सागर पर आक्रमण करना है, तो गवर्नर जनरल जी को लग रहा है कि राहतगढ़ पर पहले करना है चाहिए आक्रमण, लेकिन काउंसिल की कह सकते हैं सलाह है कि पहले सागर पर करना है आक्रमण। तो 1786 से पहले जो गवर्नर हुआ करते थे वो इस काउंसिल के निर्णयों पर चलते थे। लेकिन इसने कहा, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इसने कहा कि काउंसिल के निर्णय को अधिभावी करने तथा ना मानने का अधिकार दिया जाए हमें। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को अधिकार दिया गया ब्रिटिश संसद द्वारा कि हाँ भैया, जो विशेष मामले हैं उन मामलों में आप काउंसिल कह रहा है सागर आक्रमण करना है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि नहीं भाई, सागर नहीं करते, आज सिहोरा पे कर देते हैं। तो ये अधिभावी निर्णय कहा जा सकता है कि पूरा निर्णय नहीं माना, कुछ माना कि सागर की दिशा की ओर करते हैं। और ना मानने का अधिकार भी दिया गया कि भाई, अगर गवर्नर जनरल चाह रहा है कि ये आप सागर की तरफ कह रहे हैं तो वो सही नहीं है निर्णय, हमारे हिसाब से आज राहतगढ़ पर आक्रमण करते हैं और राहतगढ़ को अपनी अधीनस्थ करने के बाद अपन सागर की ओर चलेंगे या प्रस्थान करेंगे। तो इस प्रकार की ये पहली शर्त थी उसकी। दूसरी शर्त थी कि जो सेनापति है, सेनापति
एवं कमांडर इन चीफ का पद। तो दूसरी बात उसने रखी कि सेनापति और कमांडर इन चीफ का पद भी गवर्नर जनरल को ही दिया जाए। तो इस संदर्भ में भी उसने सरल शब्दों में अगर हमें समझना चाहिए कि कमांडर इन चीफ और सेनापति में अंतर क्या है, तो सबसे पहले अगर हम अभी वर्तमान स्थिति में देखें तो सेनापति अगर अपनी वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो जैसे कि थल सेना अध्यक्ष है, थल सेना अध्यक्ष को हम सेनापति की श्रेणी में रख सकते हैं, और कमांडर इन चीफ को अभी की वर्तमान समय में हम राष्ट्रपति महोदय जी को रख सकते हैं कि राष्ट्रपति महोदय जी के अंतर्गत अधीन कह सकते हैं तीनों सेनाएं आती हैं, लेकिन सेनापति के अंतर्गत तो केवल एक सेना आती है जो थल सेना है, थल सेना के अध्यक्ष है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि मुझे सेनापति का पद भी चाहिए और कमांडर इन चीफ का पद भी चाहिए। अगर इन दोनों पदों पर ब्रिटिश संसद सहमति जाहिर करती है तो मैं बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के लिए तैयार हूँ। तो 1786 के अधिनियम में उपर्युक्त शर्तों के साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1793 का चार्टर कानून, 1793 का चार्टर कानून ब्रिटिश संसद द्वारा पारित होकर भारत में आया था। इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जो नंबर 1 कि लॉर्ड कॉर्नवालिस पहली इस एक्ट की प्रमुख विशेषता है कि जो पिछले एक्ट में लॉर्ड कॉर्नवालिस को काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने एवं न मानने का अधिकार दिया गया था, उसी को अनुसरण करते हुए 1793 का चार्टर कानून में लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ अन्य सभी गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों के लिए भी विस्तृत कर दिया गया। यहाँ पर लिखे दे रहे हैं सभी गवर्नर एवं गवर्नर जनरल के लिए विस्तृत। तो जो काउंसिल थी, उस काउंसिल का कार्य था कि सलाह देना, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस जो आए उन्होंने 1786 के अधिनियम के अंतर्गत जो 2 शर्तें रखी थी, उन शर्तों को जब पूरा किया गया ब्रिटिश संसद द्वारा, और उसका जब देखा ब्रिटिश संसद ने कि जो परिणाम थे वो बहुत अच्छे थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस के जो पहली शर्त थी कि जो काउंसिल है, काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने एवं ना मानने का जो कहा गया था, उसकी पहली शर्त वो बहुत अच्छी साबित सिद्ध हुई, और ब्रिटिश संसद ने यह देखते हुए सभी गवर्नर और गवर्नर जनरल के लिए यह विस्तृत कर दी है शक्ति।
कि अब काउंसिल के जो नियम थे, जो सलाह देते थे, वो ना मानना या कह सकते हैं कुछ हद तक मानना और ना मानना के साथ साथ सभी तक विस्तृत की गई थी। 1793 का चार्टर कानून के अंतर्गत हम ये दूसरी बात पढ़ रहे थे, जिसे कहा गया बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसिडेंसी सरकारों के ऊपर नियंत्रणकारी शक्ति। दूसरी बात कही गई चार्टर कानून के अंतर्गत कि बॉम्बे और मद्रास को गवर्नर जनरल के अधीनस्थ करने के लिए बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो सरकारें हैं, जो स्वतंत्र सरकारें हैं, जो प्रेसिडेंसी सरकारें हैं, कुछ हद तक स्वतंत्र हैं कहा जा सकता है, तो उन सरकारों के ऊपर और अधिक नियंत्रणकारी शक्ति को ब्रिटिश संसद ने चार्टर कानून के अंतर्गत भेजा और कहा कि जो और अधिक शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई इस एक्ट के तहत। तीसरी इस एक्ट की बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार में 20 वर्ष का एकाधिकार 1793 का चार्टर कानून के अंतर्गत तीसरी प्रमुख विशेषता में कहा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार में 20 वर्ष के लिए, अगले 20 वर्ष के लिए एक अधिकार प्राप्त हो गया कि अगले 20 वर्ष तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करेगी। इस एक्ट की चौथी और प्रमुख बात है कि जो सदस्य हैं, सदस्यता होने की अनिवार्यता समाप्त। इस एक्ट की चौथी बात कही गई है कि जो कमांडर इन चीफ है उसे गवर्नर जनरल इन काउंसिल का सदस्य होना अनिवार्य बताया जा रहा था। इस एक्ट में कहा गया कि जो गवर्नर इन काउंसिल के सदस्य होना अनिवार्य नहीं है कि कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल का सदस्य हो ही। इस एक्ट में यह अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। पांचवी बात कही गई है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य
सदस्यों को भारतीय राजस्व से भुगतान। पांचवी बात इस एक्ट की कही गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य हैं, चाहे वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के हों, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हों, चाहे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के हों या कंट्रोल के हों, इन सभी सदस्यों को जो वेतनमान है वो भारतीय राजस्व से प्राप्त होगा या भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाएगा। तो आज हमने 2 एक्टों को समझा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार।